हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। लर्निंग कैंपस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को स्टडी करेंगे। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किया था, उसके बाद हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन किया और उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो हमने टॉपिक्स करने हैं, टोटल 10 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे। लेकिन इसके अलावा भी जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे साथ में हम उन्हें भी कवर करते जाएंगे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को समझने के लिए हमें राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन पढ़ना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था वो लेक्चर के अंदर पता लगेगा। इसलिए क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल रह चुका है। उसके अलावा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमने देखा था कि नेपोलियन सत्ता पे आ गया था। तो उसके बाद नेपोलियन के बाद यूरोप की क्या सिचुएशन रही वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। तो इसलिए हमने जो पिछला लेक्चर था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, उसमें हमने राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, ये कहाँ पे हुआ, यूरोप के अंदर हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एशिया और एशिया में नीचे यहाँ साउथ में हमारा इंडिया और यहाँ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये रहा यूरोप। ठीक है ना। अब ये आज का यूरोप देख लीजिए, ये रहा जर्मनी, ये है आज का जर्मनी जो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, पोलैंड के साथ कर रहा है, चेक रिपब्लिक के साथ कर रहा है, ऑस्ट्रिया के साथ कर रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा नेदरलैंड और बेल्जियम, ऊपर डेनमार्क है, साथ में फ्रांस है और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, यहाँ पे स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पे आपको ये सी दिखाई दे रहा है, इसे बाल्टिक सी कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, इस्थोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा यूरोप का मैप था। ये आज का मैप है, जैसा आज का यूरोप दिखाई देता है उस टाइप का। जिस वक्त हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही बात कीजिए या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो हमने करना है उस टाइम का हम देखते हैं, क्योंकि वो इवेंट कब हुआ है, तो ये इवेंट हुआ है 19th और 20th सेंचुरी में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उस टाइप का हम मैप देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये जो मैप है ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम का, यानी यूरोप का मैप है कब का, 1789 वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रांस दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में। फ्रांस के साथ स्पेन है, पुर्तगाल है, आज भी ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, स्पेन के साथ जहाँ पे हमें आज जर्मनी दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, सॉरी, फ्रांस के साथ ये जो जर्मनी आज दिखाई दे रहा है उस वक्त का जर्मनी ज़रा देख लीजिए। इस रेड बॉर्डर के अंदर ये बहुत सारी स्टेट्स में बिखरा हुआ था, डिवाइडेड था। लगभग 300 स्टेट्स थी जिनमें ये सारे जर्मन, एथनिकली जो जर्मन थे ये डिवाइडेड थे छोटे छोटे किंगडम्स में, छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर। और इनके ऊपर कंट्रोल किसका था, ये जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर है, यहाँ के जो होली रोमन एम्परर थे वो इनके ऊपर रूल करते थे। और उनका जो रूलिंग का तरीका था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन लोगों को देखना पड़ता था। इसलिए जो वोल्टायर है, फ्रांस के एक थिंकर जिनके बारे में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी थोड़ा सा पढ़ा था, उन्होंने इनके लिए कहा था कि ये जो होली रोमन एम्पायर है, इट इज़ नाइदर होली नॉर रोमन नॉर एम्पायर, यानी इसके नाम, ये सिर्फ नाम का ही है, लेकिन जो इसके नाम के अंदर क्वालिटीज़ हमें दिखाई जा रही, क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही होली है ये, ना रोमन है और ना एम्पायर है। खैर वो एक अलग बात है। तो ये देख लीजिए, ये उस टाइम का जर्मनी था। ठीक है ना, अलग अलग किंगडम्स में ये बिखरा हुआ था। ठीक है। तो इस मैप में देख लीजिए, यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको, ये अलग अलग किंगडम्स में बिखरा हुआ है। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई देगा, ये श्वेलशिंग है, हॉलस्टाइन है, स्टार्टिंग में यहाँ पे डेनमार्क रूल किया करता था, नीचे हैनोवर है। ये 2 बड़े प्लेयर्स, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो मैप है ये है जर्मनी उस टाइम का जो डिवाइडेड था। इसमें 2 बड़े प्लेयर्स थे, एक तो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है किंगडम ऑफ प्रुशिया और नीचे ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ये 2 बड़े प्लेयर्स थे इसके अंदर। ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस मैप में जो डिवाइडेड जर्मनी था ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे रशियन एम्पायर के साथ शेयर कर रहा है। ओके, ये उस टाइम का जर्मनी है। आज का जर्मनी अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे जर्मनी है, कितना छोटा होकर रह गया है। ठीक है। तो ये इतना छोटा कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसकी बहुत सारी टेरिटरीज ले ली गई थी।
वो अलग से टॉपिक है, वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस टाइप का जो जर्मनी था ये इतना बड़ा था और ये डिवाइडेड था, लेकिन बाद में ये यूनाइट हो गया। और वो यूनाइट कैसे हुआ, कौन कौन से इवेंट रहे, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जर्मनी क्या था, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था। उसके बाद वो यूनाइट होना स्टार्ट हो गया। पहले ये लगभग 300 स्टेट्स में डिवाइडेड था, उसके बाद ये यूनाइट होना स्टार्ट हो गया। अब ये यूनाइट कैसे हुआ, उसके क्या क्या काजेज है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए काजेज की बात करें तो सबसे पहला जो काज निकल के आता है वो है नेपोलियन वॉर्स। नेपोलियन का बहुत बड़ा रोल रहता है इनको यूनाइट करने में। उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड जर्मन रोमांटिसिज्म, इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि नेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी को यूनाइट करने के लिए। अलग भी नेशनलिज्म के बेस पे हो सकते हैं, यूनाइट भी हो सकते हैं, आगे देखेंगे। ज़ोल्वेरिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओटो वन बिस्मार्क तो ऑब्वियसली वो तो है ही। अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा ओटो वन बिस्मार्क के बारे में तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो रोल रह चुका है वो तो ओटो वन बिस्मार्क का ही रह चुका है। तो ये सारे काजेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेपोलियनिक वॉर्स की। तो नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा था कि 1804 में नेपोलियन खुद को क्या डिक्लेयर करता है, एम्परर ऑफ द फ्रांस। अब फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करने के बाद नेपोलियन क्या काम करता है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो 2 फंडामेंटल रूल्स पे बेस्ड थी, यानी 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड थी। पहला वो क्या काम करता था, नंबर 1 उसका काम होता था कि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रिया था, प्रुशिया था, रशिया था, इंग्लैंड था उस टाइम पे, ठीक है ना, ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी यूरोप की। तो इनके साथ वो क्या काम किया करता था, इनकी जो पावर है इनकी पावर्स को वो डिवाइड कर देता था। ओके, जिस तरह से हमने देखा किसके केस में, ऑस्ट्रिया के केस में। ऑस्ट्रिया का कुछ कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल इटली के ऊपर भी था, और जो डिवाइडेड जर्मनी था उसके ऊपर भी कंट्रोल था। बाद में ऑस्ट्रिया के साथ जो उसकी बैटल होती है नेपोलियन की, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज, उसमें वो ऑस्ट्रिया को हरा देता है, और उनके साथ एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग, 26 दिसंबर 1805 को। और उस ट्रीटी में क्या कहा जाता है, उस ट्रीटी में ये कहा जाता है, देखिए ये है फ्रांस, ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर को हरा दिया, उसके बाद एक ट्रीटी साइन कर दी, हराया किसमें, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज में। ट्रीटी जो साइन होती है उस ट्रीटी में जो होली रोमन एम्पायर था उसको नेपोलियन ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका जो कंट्रोल था यहाँ पे जर्मनी के उन इलाकों में जो डिवाइडेड थे, उसके अंदर जितना भी कंट्रोल था, ये जो डिवाइडेड थे यहाँ पे ऑस्ट्रियन किंग जो थे या होली रोमन एम्पायर जो था उसका कंट्रोल था, उस कंट्रोल को उसने ख़त्म कर दिया। वहाँ पे इटली के अंदर भी जो उसका कंट्रोल था, इटली से भी उसको बाहर निकाल दिया। अब नेपोलियन ने क्या काम किया, देखिए नेपोलियन का मैं रूल समझाने जा रहा हूँ कि नेपोलियन का इस यूनिफिकेशन में रूल क्या है। जब ऑस्ट्रिया को उसने हरा दिया, उसके बाद जितनी ये छोटी छोटी जर्मन की स्टेट्स थी, छोटे छोटे किंगडम्स थे, इन सब को उसने यूनाइट कर दिया। तो टोटल ये 300 थी ऑलमोस्ट, और 300 इनको यूनाइट करते हुए उसने 39 में इनको ला दिया। और इनको क्या कहा, इनको उसने कहा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। राइन यहाँ से एक नदी बहती है, उसका नाम है, उसके नाम के ऊपर इसने ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बना लिया। तो ये देख लीजिए कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन उसने बना लिया। और ये कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाने के पीछे उसका मकसद क्या था, नेपोलियन कोई एहसान नहीं कर रहा था जर्मनी के लोगों के ऊपर कि देखिए मैंने आपको यूनाइट किया। बेसिकली उसका जो मकसद था वो एक बफर जोन बनाना चाहता था। ये जो उसके एनिमीज़ थे बड़े, एक तो प्रुशिया था, रशिया अलग से था, और ऑस्ट्रियन एम्पायर तो था ही, तो इनके और अपने बीच में एक बैरियर बनाना चाहता है, एक किस्म का बफर जोन ये बनाना चाहता, तो वो इसने बना लिया कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बना के। तो आप देखेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन असल में करना क्या चाहता था, नेपोलियन एक बफर स्टेट बनाना चाहता था, एक बफर जोन बनाना चाहता था। उसके लिए उसने जर्मनी की इन जो लगभग 300 स्टेट्स में डिवाइड से इनको यूनाइट करके 39 में लेकर आ गया। तो इस तरह से नेपोलियन भी खुश हो गया, और जर्मनी के लोग जो थे वो भी ऑलमोस्ट खुश हो गए कि चलो इतनी ज़्यादा हम डिवाइडेड थे, हम थोड़े से यूनाइट हो गए। जर्मनी के जो लोग थे वो चाहते ही थे खुद को यूनाइट करना। तो ये था रोल नेपोलियन का कि इस तरह से नेपोलियन ने जर्मनी की जो स्टेट्स हैं उनको यूनाइट किया, यानी 300 से 39 में लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
उसके बाद जो बात होती है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड जर्मन रोमांटिसिज्म। अब देखिए इसे समझते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था कब, 1789 में, असल में जब स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल या स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टील, आप कहेंगे बास्टील फोर्ट, वहाँ से असली फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले या स्टार्ट होने तक जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ थी वो सभी ऑटोक्रेटिक और डिस्पोटिक, जो डेस्पोटिक रूलर्स हुआ करते थे उनके अंडर थे। ऑटोक्रेटिक और डिस्पोटिक का मतलब होता है ऐसे रूलर जो बिल्कुल पक्के तानाशाह थे। डेस्पोटिक वर्ड यूज़ किया जाता है उन रूलर्स के लिए जो बिल्कुल क्या, पक्के तानाशाह, यानी जिनके ऊपर तानाशाही की डेफिनेशन फिट आ जाए, उनको कहते थे डेस्पोटिक रूलर्स। तो ऑटोक्रेटिक और डेस्पोटिक रूलर्स हुआ करते थे जिनका एक ही मानना था, वो एक थ्योरी पे बिलीव करते थे, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग का मतलब होता है कि राजा ये मानता है कि हम जो किंग है, यानी मैं जो राजा हूँ, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। खुद को वो ऊपर वाले का भेजा हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव मानता है और वो ये मानता है कि मुझे रूल करने का जो राइट है, ये बर्थ राइट मुझे ऊपर वाले की तरफ से मिला है और मैं जो रूल करूँगा अकॉर्डिंग टू माई ओन विल रूल करूँगा। तो डेस्पोटिज्म और ऑटोक्रेसी ये दो आइडियोलॉजीज होती हैं जिनके ऊपर वहाँ के उस वक्त के यूरोप के राजा इन आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे और इसी हिसाब से रूल किया करते थे। उन्हें कोई परवाह अपने सब्जेक्ट्स की नहीं होती थी, जो उन्हें अच्छा लगता था, जो उन्हें पसंद आता था, उस हिसाब से वो रूल किया करते थे। तो जहाँ पे इस किस्म के राजा हो जो इस किस्म की सोच रखते हो, उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो जर्मनी था वो क्या था, डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग किंगडम्स में। और इनको कंट्रोल कौन कर रहा था, इनको कंट्रोल कर रहा था होली रोमन एम्परर। फिर से मैं इस मैप पे वापस आता हूँ, ये देख लीजिए, ये जो स्टेट्स थी ये क्या थी, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थी और कंट्रोल कौन करता था, होली रोमन एम्पायर। अब जितने भी लोग इन स्टेट्स के अंदर थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे थे इस टायरेनी, ऑटोक्रेसी और ऑपरेशन की वजह से। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, 1789 में फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन होता है जहां पे लोग अपने ही राजा को एग्जीक्यूट कर देते हैं। उनकी जो क्वीन थी, क्वीन को भी उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। इस चीज़ की वजह से इन स्टेट्स के अंदर जो लोग थे उनके अंदर भी उनको भी एक मोटिवेशन मिला, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए कि अगर वहाँ पे फ्रांस के अंदर जहाँ पे इतने साल से एक रूल किए जाने वाली डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी का इस तरह से लोगों ने ही तख्ता पलट कर दिया, तो हम भी ऐसा जैसा क्यों ना एक रिवॉल्यूशन लेकर आए। और ख़ास तौर से फ्रांस के अंदर जो आइडियोलॉजीज़ पैदा हुई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन आइडियाज़ ने यहाँ के लोगों को भी मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं जब नेपोलियन हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन पूरी तरह से हार गया, तो जो फ्रांस के लोग थे, जो जर्मनी के लोग थे, उनके अंदर एक नेशनल स्पिरिट पैदा हुई कि अब नेपोलियन तो नहीं रहा। क्योंकि नेपोलियन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, नेपोलियन जहाँ पे भी अटैक करता, जैसे उसने फ्रांस से इन स्टेट्स के अंदर अटैक कर दिया, तो नेपोलियन जहाँ पे भी जाकर अटैक करता था वो वहाँ पे भया तरखाट मचा देता था, हालत ख़राब कर देता था वहाँ के लोगों की, बहुत बुरी सिचुएशन होती थी। तो जब नेपोलियन का रूल ख़त्म हो गया, नेपोलियन खुद भी ख़त्म हो गया, तो इन लोगों के अंदर, जर्मनी के लोगों के अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुई, एक नेशनल स्पिरिट पैदा हुई कि हमें कुछ करना होगा, हमें यूनाइट होना होगा। जिस तरह से नेपोलियन ने हमें, जब हम डिवाइडेड थे तो अलग अलग तरह से हमारे पर अटैक किए, हमारी हालत ख़राब कर दी, इस तरह से फिर से हमारे साथ ऐसा ना हो। तो इस तरह से ये सोचकर इनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हुई। अब देखिए, जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ना, ये फीलिंग बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। इस फीलिंग की वजह से, और स्पेशली ये फीलिंग 19th और 20th सेंचुरी में अपने पीक पे थी। इस फीलिंग की वजह से तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि एक नेशन, बहुत सारे अगर नेशंस हैं, बहुत सारे नेशंस डिवाइडेड हैं, उन सभी नेशंस को यूनाइट करके ये एक बना सकती है। जैसे जर्मनी में हुआ और आगे हम देखेंगे इटली में भी ऐसा ही होगा। इटली भी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, जैसे आपको यहाँ पे इस मैप में दिखाई देगा। ये जो नीचे है किंगडम ऑफ नेपल्स, ओके, ऊपर ये पेपल स्टेट्स, टस्कनी अलग से है,
ओके, पाइडमोंट अलग से है, तो ये भी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। लेकिन इस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे जर्मनी भी यूनाइट हो जाएगा। किसकी वजह से, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की वजह से। तो बहुत सारे स्टेट्स जो डिवाइडेड हो वो एक नेशन की वजह से, नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से वो यूनाइट हो सकते हैं, लेकिन टूट भी सकते हैं। जिस तरह हम देखते हैं ग्रीस था, ग्रीस ऑटोमन से अलग हो गया, ठीक है ना। तो इस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे स्टेट्स एक हो सकते हैं। उसके अलावा कोई नेशन किसी नेशन से अलग हो सकता है, या फिर ये काज ऑफ इंडिपेंडेंस भी बन सकता है। अगर आप कॉलोनी हो तो किसी के अंडर, तो आपके अंदर ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा होती है, तो आप खुद को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर करते हो। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल हम हैं। हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थी, लेकिन जब हमारे अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुई तो हमने फाइट की, और फाइट करने के बाद हम सक्सेसफुल हुए और हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये फीलिंग जर्मनी के लोगों के अंदर भी पैदा हुई कि हमें क्या होना होगा, हमें यूनाइट होना होगा। इनके अंदर अलग अलग आइडियल्स पैदा हुए, फ्रीडम के आइडियाज़, नेशनलिज्म के, पेट्रियोटिज्म के, फ्रेटर्निटी के, ये सारे इनके अंदर लोग, स्पेशली जो टीचर्स थे, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, उन्होंने इसको प्रोपोगेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से जर्मनी के लोगों के अंदर ये जर्मन रोमांटिसिज्म, जर्मनी के लिए एक प्यार पैदा हुआ कि हमें यूनाइट होगा, सभी जर्मन जितने भी एथनिकली जर्मन हैं, जर्मन स्पीकिंग है, उन्हें यूनाइट करना होगा। और राइज ऑफ नेशनलिज्म, उनके अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा हुई। तो ये भी काज बनता है जर्मन रोमांटिसिज्म और राइज ऑफ नेशनलिज्म, काज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो नेपोलियन वार, राइज ऑफ नेशनलिज्म, जर्मन रोमांटिसिज्म। उसके अलावा ज़ोल्वेरिन क्या था, देखिए जितनी भी ये स्टेट्स डिवाइडेड थी, ठीक है ना, जर्मनी की जितनी भी स्टेट्स डिवाइडेड थी, इन्होंने क्या काम करना शुरू किया, इन्होंने आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जैसे ये बोहेमिया है, इसे बवेरिया से ट्रेड करना है, तो इनके बीच में क्या हुआ करते थे, ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे, टैरिफ समझ लीजिए। उन टैरिफ्स को इन्होंने आराम आराम से करके हटाना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ये इकोनॉमिकली कनेक्ट हुए। तो आप देख लीजिए, पॉलिटिकली कनेक्ट होने से पहले, पॉलिटिकली यूनाइट होने से पहले ये लोग इकोनॉमिकली यूनाइट हो गए, आर्थिक तौर से ये पहले यूनाइट हो गए। तो इसलिए ज़ोल्वेरिन जो है, ज़ोल्वेरिन कहते हैं इसी को, ये जो इन्होंने आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, इसे ज़ोल्वेरिन कहते हैं, आगे इसे पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है जर्मनी को यूनाइट करने के लिए। उसके बाद ऑटो वन बिस्मार्क, तो जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, ये देख लीजिए, ये है ऑटो वन बिस्मार्क, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका काफ़ी ज़्यादा रोल, जितना बाकी जो इन्होंने प्रैक्टिकली इन्होंने यूनाइट करके दिखाया है, ठीक है, जिस तरह से नेपोलियन ने किया था, लेकिन नेपोलियन का एक अलग मकसद था, वो उनको यूनाइट नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ एक बफर जोन बनाना चाहता था। लेकिन ऑटो वन बिस्मार्क सच में पॉलिटिकली जर्मनी को यूनाइट करना चाहते थे, और इन्होंने करके दिखा दिया। तो वो कैसे किया, वो जो इवेंट्स आएंगे ऑटो वन बिस्मार्क के अंडर, उन इवेंट्स को जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो अभी देखेंगे हम क्या क्या इवेंट्स हुए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे। कांग्रेस ऑफ वियना है, उसके बाद कार्ल्सबैड डिक्रीज 1819, उसके बाद ज़ोल्वेरिन है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, उसके अलावा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और उसके बाद इवेंट्स अंडर ऑटो वन बिस्मार्क। जो जो इवेंट्स आएंगे उन इवेंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कांग्रेस ऑफ वियना से। तो हमने देखा था जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है, जिसमें नेपोलियन पूरी तरह से हार जाता है। उसके बाद उसको सेंट हेलेना आइलैंड पे, जो साउथ अटलांटिक में, वहाँ पे भेज दिया जाता है, और 1821 में वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब नेपोलियन का डाउनफॉल, कंप्लीटली डाउनफॉल हो जाता है, यूरोप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जितने भी लगभग यूरोप के जितने नेशंस थे, उन सबको इस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ा, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम क्या थी, नेपोलियन ने पूरे यूरोप का जो मैप था वो मैप बदल के रख दिया था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वियना के अंदर। और वियना कहाँ पे है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे बुलाया गया। और ये ऑस्ट्रिया के अंदर इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो प्राइम विक्टिम था नेपोलियन का। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी नेपोलियन की वजह से, वो ऑस्ट्रिया को फेस करनी पड़ी थी। चीफ विक्टिम जो था उसी का कहेंगे हम नेपोलियन का
वो था ऑस्ट्रिया, नेपोलियन वार्स का। तो 1815 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है वियना के अंदर, और इसके अंदर जितने भी ये स्टेट्स थे और बाकी बड़े बड़े जितने भी नेशंस थे उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। वियना कांग्रेस बनती है, इसके अंदर डिस्कशन होती है कि नेपोलियन ने जितनी भी प्रॉब्लम्स बनाई हैं, जो जो प्रॉब्लम उसने क्रिएट की, उनका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो मेन प्रॉब्लम जो कांग्रेस के सामने थी, ये जो वियना कांग्रेस बुलाई गई, सबसे पहली प्रॉब्लम इनके पास थी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, यानी यूरोप को दोबारा से हमने रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है। नेपोलियन ने क्या काम किया था, नेपोलियन ने जैसे मैंने कहा कि जो उसका मैप था यूरोप का वो बहुत बदल के रख दिया था। तो इसकी वजह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी यूरोप की वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई। बहुत सारी जो स्टेट्स थी जैसे बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड या कुछ स्टेट्स इटली की और जर्मनी की, उसको उसने बहुत पावरफुल बना दिया था। पावरफुल कैसे बना दिया था, देखिए वो क्या काम करता था। मैंने पहले आपसे कहा था कि नेपोलियन की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो दो चीज़ों पे बेस्ड थी। एक वो क्या करता था, जो जो बड़े बड़े किंगडम थे उनकी पावर को डिवाइड कर देता था। जैसे ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का कंट्रोल यहाँ पे जो जर्मनी की डिवाइडेड स्टेट्स थी उनके अंदर हुआ करता था। पुरुषा का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। इसने इनकी पावर्स को ख़त्म कर दिया, ऑस्ट्रिया को इटली से भी बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे जो जर्मनी की स्टेट्स में इसका कंट्रोल था वहाँ से भी इसको बाहर निकाल दिया। इस तरह से इसकी पावर को उसने स्प्लिट कर दिया। ओके, उसके अलावा जो जर्मनी की छोटी छोटी स्टेट थी उसने उनको यूनाइट कर दिया। 300 से डिवाइडेड, वो 300 में जो डिवाइडेड थी उनको यूनाइट करके 39 में लेकर आ गया। तो ऑब्वियसली उनकी पावर बढ़ गई होगी, ठीक है ना। तो पावर उनकी बढ़ा दी। छोटे छोटे जो किंगडम हुआ करते थे उनकी पावर बढ़ा देता था, बड़े बड़े जो किंगडम होते थे उनकी पावर को कम कर देता था। ये थी उसकी फॉरेन पॉलिसी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस ऑफ वियना में जो पहली बात उठी कि हमें जो नेपोलियन के दोबारा जो ये पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गई है, क्योंकि उसने पूरा मैप ही बदल के रख दिया है, इस प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक करना होगा, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, ठीक है ना। तो पहली प्रॉब्लम ये थी। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी चर्च की प्रॉब्लम। अब देखिए, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, स्पेशली जब रेन ऑफ टेरर था, उस वक्त जो चर्च था, चर्च बहुत सारे चर्च को तोड़ दिया गया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब हम पॉप की बात करेंगे। देखिए, जो पॉप होता है, पॉप की सबसे बड़ी, मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फील्ड ऑफ रिलीजन है, स्पेशली कैथोलिक के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी कैथोलिक फेथ के अंदर पॉप की। जितने भी लोग थे, जितने भी किंग्स थे, एम्परर्स थे यूरोप के, उन सब को पॉप के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी उसे कहा जाता था। और जितने भी रिलीजियस डिस्प्यूट्स थे उन सब का जो डिसीजन था वो पॉप लिया करता था। इसके अलावा पॉप को किंग मेकर भी कहा जाता था, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा। जो राजा इनको ओबे नहीं किया करता था उस राजा को ये किसी ना किसी तरह उसका तख्ता पलट कर दिया करते थे। तो इसलिए राजा भी जो थे वो इनके अंदर रहा करते थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे चर्च की पावर को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया गया। जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने सिविल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे वो क्लर्जी के लिए, और इस तरह से जो क्लर्जीज थे इनकी जो पावर है वो काफ़ी हद तक कम कर दी थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी, और चर्च को एक ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन बना दिया गया था अंडर द स्टेट। नेपोलियन बोनापार्टे ने पोप को अरेस्ट किया, और उसकी जो टेरिटरी थी, इनके पास कुछ टेरिटरी हुआ करती थी जो चर्च के पास रखी जाती थी, उस टेरिटरी को एब्जॉर्व करके अपने एम्पायर में लेकर आए। तो इस तरह से जो पॉप का ट्रेडिशनल और इस्टेब्लिश उसकी डिग्निटी थी और चर्च की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और चर्च को क्या किया गया, एक ऑब्लिगेटरी इंस्टीट्यूशन बना दिया गया स्टेट का। अब जब नेपोलियन हार जाता है, बैटल ऑफ वाटरलू में उसका पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है, तो इस कांग्रेस के अंदर, ये जो कांग्रेस बुलाई गई वियना कांग्रेस, तो यहाँ पे चर्च की बात उठी कि भाई हमें चर्च को फिर से रिस्टोर करना होगा, उनकी पावर जो है उनको फिर से लौटानी होगी। ओके, तो दूसरी प्रॉब्लम थी चर्च की, कि चर्च की पावर्स को हमने फिर से वापस देना। अब वो कितना देना है, पूरी उनको पावर दे देनी है, किस लिमिट तक उसको पावर को रखना है, या फिर से जिस तरह से पहले की पावर थी वैसे रखनी है, तो ये भी डिस्कस किया जाने लगा इसके अंदर। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, सप्रेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी फीलिंग। जो रिवोल्यूशनरी फीलिंग उठी थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने उठाई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो मैसेज पूरे यूरोप में फैल चुका था, ये उसे ख़त्म करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे फिर से मोनार्की रिस्टोर हो जाए, और वो इस चीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा थे। वो कहते थे कि ये जो रिवोल्यूशनरी फीलिंग थी ये कॉन्टीजियस डिजीज़ है, ये तो बीमारी है जो फैलती जा रही है, और इस बीमारी को हमने किसी तरह ख़त्म करना है।
क्यों? क्योंकि इस बीमारी की वजह से फ्रांस के लोगों ने अपने ही राजा को, अपनी ही रानी को एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ये फीलिंग हमारे यहाँ भी पैदा ना हो जाए, हमारे यहाँ फिर से ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो, क्योंकि ये फीलिंग्स वहाँ पर पैदा हुई। इन फीलिंग्स के बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने पूरे यूरोप की बैंड बजा के रख दी। ऐसा फिर से ना हो जाए, तो इसलिए ये जो रिवोल्यूशनरी की फीलिंग्स थी, इन फीलिंग्स को हमने खत्म करना है। ठीक है ना? अब देखिए 1815 के अंदर ये कांग्रेस बुलाई जाती है। जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, सबने इसके अंदर अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। मेन चीज़ यहाँ पे क्या कही गई थी? यहाँ पे कहा गया था कि बैलेंस ऑफ पावर हमें मेंटेन करना है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जिस तरह से नेपोलियन हमारे बीच में अचानक से, नेपोलियन, ये फ्रांस की जो हालात थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल रही थी, फेमाइंस फैल रहे थे, लेकिन उस टाइम पे नेपोलियन जैसा आदमी निकल के आता है और नेपोलियन जैसा आदमी पूरे यूरोप को कनकोर कर लेता है। तो अचानक से हमारे बीच में एक आदमी पैदा हो जाता है जो पूरे बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ देता है और सबकी बैंड बजा देता है। ठीक है ना? तो ऐसा जैसा फिर से ना हो, तो इसके लिए हमें एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना होगा, यानी हमारे बीच में फिर से कोई ऐसा जैसा पावरफुल पैदा ना हो जाए। अब इस कांग्रेस के अंदर क्या किया गया था? जो मेटरनिच थे, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, इनका काफ़ी ज़्यादा रूल रहा। ये इनको कन्वीनर बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि जर्मनी जो है जो फ्रांस है, नेपोलियन को हराने में मेटरनिच जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, कहीं जगहों पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था नेपोलियन को हराने में। तो इनको कन्वीनर बनाया गया इस असेंबली का, इस कांग्रेस का। इसमें जो मेन चीज़ की गई कांग्रेस ऑफ वियना में, कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन नेपोलियन ने बनाई थी, उस कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को डिसॉल्व कर दिया और इसकी जगह इन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया। जर्मन कॉन्फेडरेशन भी कुछ नहीं था, ये भी वही था, बस यूं समझ लीजिए कि नाम बदल लिया। थोड़े बहुत फिजिकल चेंजेस थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे, और अंदर से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो इन्होंने किया था वो भी काफ़ी हद तक नेपोलियन से अलग था, जैसे नेपोलियन ने रखा था। तो ये समझ याद रखिएगा कि कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन को डिसॉल्व करके जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया। उसके बाद इसमें क्या कहा गया? अभी यहाँ पे दो बड़े प्लेयर्स थे, जैसे मैंने कहा जो जर्मनी था उस टाइम का, वहाँ पे दो बड़े प्लेयर्स थे। एक तो था हमारा प्रुशिया और दूसरा था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को बनाया गया मेन स्टेट इस कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन का, यानी इसके जो मेजर डिसीजन लेगी वो कौन लेगी? वो ऑस्ट्रियन किंगडम लेगा। अभी प्रुशिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था, एक रीज़न ये था, और दूसरा रीज़न ये था कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था नेपोलियन वार्स की वजह से, वो ऑस्ट्रिया को हुआ था। तो इसकी वजह से जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई गई, उसमें जो मेन स्टेट बनाया गया वो ऑस्ट्रिया को बनाया गया, और सारे डिसीजन जो है, मेजर डिसीजन, वो ऑस्ट्रिया ही लेगा। ये किसमें कहा गया? ये कहा गया है इसमें कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर। अब जर्मनी के लोग क्या सोच रहे थे? जहाँ तक जर्मनी के लोगों की बात है, तो उन्होंने देखा कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया, नेपोलियन का पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, तो वो शायद हमारी जर्मनी की यूनिटी को, हमारी नेशनल यूनिटी को शायद रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारे लिए कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेकर आएंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ क्या? जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन थी उसको वियना सेटलमेंट ने कर दिया एबॉलिश, और उसकी जगह लेकर आए जर्मन कॉन्फेडरेशन। उसके अलावा इसके अंदर एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेडरल डाइट बनाई गई थी, और ऑस्ट्रिया को बनाया गया था उस फेडरल डाइट का प्रेसिडेंट। तो जहां तक वियना सेटलमेंट की बात है, तो इसके अंदर ऑस्ट्रिया को मेन जर्मन स्टेट डिक्लेयर किया गया था, और प्रुशिया जो है, प्रुशिया अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था। देखिए जो ओटो वन बिस्मार्क थे वो प्रुशिया के थे, और प्रुशिया का बहुत ज़्यादा रूल रहता है इनको यूनाइट करने में, लेकिन अभी प्रुशिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ था। प्रुशिया आगे चल के पावरफुल हो जाएगा। तो ये इवेंट था कांग्रेस ऑफ वियना का, इसके अंदर जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट होता है उसको कहते हैं कार्लसबैड डिक्रीज 1819। तो जैसे ही जर्मनी के लोगों को ये पता चलता है कि वियना कांग्रेस के अंदर ये डिसीजंस लिए गए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि शायद हमारी पॉलिटिकल यूनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और हमारी यूनिटी की कोई बात की जाएगी वहाँ पे, शायद हमें पॉलिटिकली यूनाइट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो हर तरफ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए। अब जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने नेशनलिटी के जो फ्रूट्स थे वो तो पहले ही चख लिए थे। अब वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि हम ऑटोक्रेटिक और डिस्पोटिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वियना कांग्रेस के अंदर क्या कहा गया था, जो मेन स्टेट होगी इस कॉन्फेडरेशन की वो होगी जर्मनी, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वही कंट्रोल करेगी। और उनका जो चांसलर था वो था मेटरनिच, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था, लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो जब वियना कांग्रेस के अंदर ये कहा गया, इस तरह के प्रोविजंस लेकर आए, तो लोगों में के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फूटने लगा लोगों का, और रिवॉल्ट की शक्ल में निकल कर आया। तो उसके बाद जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि हमें हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और एक पार्लियामेंट चाहिए। उसके अलावा यूनिटी, लिबर्टी और एबोलिशन ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, इसकी बात उन्होंने स्टार्ट की। तो हर तरफ रिवॉल्ट उठ रहे थे, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इसी बीच जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स थे, टीचर थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अलग अलग एसोसिएशंस बनाई। ऐसी एक एसोसिएशन है बुर्शनकॉफ्ट, BURCHENSCHAFT, इस तरह की स्पेलिंग है, जर्मन वर्ड है। तो ये बुर्शनकॉफ्ट जो ये एसोसिएशन थी इसने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया। इन्होंने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया, घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया, उन्हें बताया अपनी जो आइडेंटिटी थी उससे उनको उसका तारुफ करवाया, लोगों को बताया कि हम जर्मन से, हमारा ऐसा पास्ट रह चुका है, हम अब ये जो सिस्टम है इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं रह सकते, अब हमें एक रिवॉल्यूशन लेकर आना होगा। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, वहाँ के जो आइडियाज़ थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। तो इस तरह से इन एसोसिएशन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया लोगों को अवेयर करने के लिए। तो एज रिएक्शन मेटरनिच क्या काम करते हैं, मेटरनिच जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, कुछ जगहों पे प्राइम मिनिस्टर भी लिखा हुआ है, इनको ये क्या काम करते हैं, ये कार्ल्सबैड नाम की जो जगह है वहाँ पे एक मीटिंग बुलाते हैं अगस्त 1819 के अंदर, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ मिलकर जो एक फेडरल डाइट बनाई गई थी, वहाँ पे ये कुछ लॉज पास करते हैं। उन लॉज को कहा जाता है कार्ल्सबैड डिक्रीज 1819। इसमें ये लोग क्या कहते हैं कि जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपना कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, जिसकी डिमांड्स किसने उठाई थी, जर्मनी के लोगों ने, कि हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हर एक स्टेट के लिए और एक सेपरेट पार्लियामेंट। तो इसकी डिमांड को रिजेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिठाएगी, जहां पे वो स्ट्रिक्ट वॉच रखेगी टीचर्स और स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर। उसके बाद कोई भी टीचर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपागेंडा करते हुए अगर पकड़ा गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और वो किसी दूसरी जगह फिर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसी तरह से टीचर्स के साथ भी ऐसा ही होगा, और स्टूडेंट अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, वो अपने किसी दूसरे कॉलेज, दूसरे स्कूल में वो एडमिशन नहीं ले सकता अगर वो इस किस्म के प्रोपागेंडाज में इन्वॉल्व पाया गया। उसके अलावा जो प्रेस थी, प्रेस के ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई इस इवेंट के बाद। तो इस इवेंट को कहा जाता है कार्ल्सबैड डिक्रीज 1819, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूअल रिप्रेसिव लॉज लेकर आए थे मेटरनिच। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर एक और रिवॉल्यूशन होता है, और वो फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ 1830 का, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और यहाँ के जर्मनी के लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर उससे होते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ भी फ्रांस के अंदर फिर से दंगे स्टार्ट होते हैं, अलग अलग जगहों पे जो रिवॉल्ट है उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1832 के अंदर वो जो कार्ल्सबैड डिक्रीज थे उसके कुछ प्रोविजंस को और बढ़ा दिया जाता है, और उसमें ये कहा जाता है अब पब्लिक मीटिंग्स को भी उन्होंने बंद कर दिया, स्पीचेस, प्रेसेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इनके ऊपर जो इनका कंट्रोल था उसको इन्होंने और स्ट्रॉन्ग कर लिया। 1833 के अंदर कुछ रिवोल्यूशनरी जाते हैं और वो जाकर डायरेक्ट फेडरल डाइट के ऊपर ही अटैक कर देते, जो फेडरल डाइट बनाई गई थी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर के लिए, उस पर ही उन्होंने अटैक कर दिया। तो अलग अलग जगहों पे रिवॉल्ट उठ रहे थे, लेकिन मेटरनिच ने इन सभी रिवॉल्ट्स को सप्रेस कर दिया।
तो इस तरह से जर्मनी के लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा था, और गुस्सा किसके लिए बढ़ रहा था? वो ऑस्ट्रिया के लिए बढ़ रहा था। पुरुषिया इन सब चीजों को देख रहा था। पुरुषिया के जो राजा थे उस वक्त, उनका नाम था फ्रेडरिक थर्ड। फ्रेडरिक थर्ड जो थे वो एक इंस्ट्रूमेंट बन चुके थे मेटरनिच के हाथों, तो इसलिए अभी तक पुरुषिया कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये सब चलता रहा 1833 तक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये तो वैसे इसे ज़ोल्वेरिन कहते हैं, ये पहले से शुरू हो रही थी। इस ज़ोल्वेरिन का मतलब क्या होता है? ज़ोल्वेरिन का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब जितनी भी ये जर्मन स्टेट्स थी, इन सब के बीच में क्या हो रहा था? ये सभी आपस में ट्रेड करना चाहते थे। जैसे मैंने पहले ही कहा था, आपस में ट्रेड करना चाहते थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे। वो कैसे हो सकता था? वो सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता था, अगर इनके बीच के जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हट जाएंगे, ठीक है ना। तो उन ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए ज़ोल्वेरिन आया। एक तरफ ऑस्ट्रिया था जो अपने रिप्रेसिव लॉज लेकर आ रहा था जर्मनी के लोगों को दबाने के लिए, लेकिन जर्मनी के लोग दब ही नहीं रहे थे। उनके अंदर जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की वो बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ क्या हो रहा था? यही जर्मनी के लोग ऑस्ट्रिया से तंग आ चुके थे और उन्होंने पुरुषिया को अपना लीडर रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। और पुरुषिया ने क्या काम किया? पुरुषिया ने मई 1818 के अंदर, ऑलमोस्ट 28 मई 1818 के अंदर उन्होंने एक लॉ पास किया जिसे कहते हैं टैरिफ रिफॉर्म लॉ। उसके अंदर पुरुषिया ने 3 बातें कही, 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली तो ये कि नो इंपोर्ट ड्यूटी वुड बी इम्पोज्ड अपॉन द गुड्स कमिंग टू पुरुषिया। पुरुषिया के अंदर जितने भी गुड्स आएंगे उनके ऊपर कोई भी ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाएगी, यानी किसी भी किस्म का टैरिफ उनके ऊपर नहीं लगेगा। उसके बाद ये कहा गया कि द मैक्सिमम ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वुड बी 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। और तीसरी ये बात कही गई, नो टूल टैक्स वुड बी इम्पोज्ड अपॉन द इंटरनल ट्रेड ऑफ द पुरुषिया। अगर अंदर से ही पुरुषिया के सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स या अंदर की जो प्रोविजंस है वो आपस में ट्रेड करती हैं, किंगडम की अंदर की जो प्रोविजंस है वो आपस में ट्रेड करती हैं, तो वहाँ पे कोई टोल टैक्स उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो एज अ रिजल्ट इस लॉ की वजह से पुरुषिया एक कमर्शियल यूनिट की तरह बन के सामने आ गया। उसने बाकी जर्मन कॉन्फेडरेशन की जितनी स्टेट्स थी उनको इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो 1818 में पुरुषिया ने सारे जो टैरिफ्स थे, टैक्सेस थे, उनको हटा दिया और आराम आराम से बाकी जो जर्मन की स्टेट्स हैं उन्होंने इस एग्रीमेंट में वो भी इंक्लूड हो गए, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट कर दिया और इनका एक यूनियन बन गया। ठीक है, जिस तरह से आज हमें देखने को मिलता है ना यूरोपियन यूनियन आज भी है, तो वहाँ पे उनके बीच में आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने जितने भी ये ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया। और ये काम किसने स्टार्ट किया? ये काम स्टार्ट किया पुरुषिया ने। तो 1836 तक आते आते 36 स्टेट्स में से 25 स्टेट्स ने इस यूनियन को ज्वाइन कर लिया। इस यूनियन को कहते हैं ज़ोल्वेरिन। और ये ज़ोल्वेरिन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि विलियम कार्र जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रह चुके हैं वो इसे कहते हैं माइटी लेवर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। यानी जर्मन यूनिफिकेशन का जो असली बीज बोया है ना, वो इस ज़ोल्वेरिन ने बोया है। तो आप देख लीजिए, अभी तक जितने भी जर्मनी की स्टेट्स हैं उनको पॉलिटिकली यूनाइट करने की कोई बात नहीं हुई। ये लोग यूनाइट कैसे हो रहे? इकोनॉमिकली ये यूनाइट हो रहे। और किस चीज़ की वजह से? ज़ोल्वेरिन का जो यूनियन बना। और किसने बनाया? पुरुषिया का इसमें मेन रोल रहता है। इस चीज़ की वजह से ये लोग यूनाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे ज़ोल्वेरिन की वजह से। अब इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद एक और इवेंट होता है और वो इवेंट होता है फ्रांस के अंदर। तो हमने देखा पहले फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन 1789 से 99 तक। उसके बाद एक और रिवॉल्यूशन वहाँ पे होता है 1830 के अंदर। उसके बाद एक और इवेंट होता है, एक और रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस के अंदर 1848 के अंदर। अब ये रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल रहा फ्रांस का। इससे जो पॉलिटिकल लाइफ थी ऑस्ट्रिया की वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई, काफ़ी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा इस रिवॉल्यूशन की वजह से। अब ये देख लीजिए, ये जो रिवॉल्यूशन एक डिटेल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ है, इसको यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि इसकी वजह से ऑस्ट्रिया के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हुआ। और जो मेटरनिच थे उन्होंने रिज़ाइन किया और वो इंग्लैंड भाग जाते हैं। रिज़ाइन करते वो इंग्लैंड भाग जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बर्लिन के अंदर जो पुरुषिया की कैपिटल है वहाँ पे भी रिवॉल्ट होता है स्टूडेंट्स की तरफ से 13 मार्च 1848। जब पुरुषिया के अंदर रिवॉल्ट हुआ तो उस वक्त जो पुरुषिया के राजा थे वो थे फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ। उन्होंने 1840 में अपने बाप को सक्सीड किया था फ्रेडरिक विलियम
3 को। तो जब उन्होंने रिवॉल्ट देखा कि कैपिटल के अंदर इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो इसलिए उन्होंने जो रिवॉल्यूशनिस्ट थे उनकी डिमांड्स को माना और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे और उसके बाद पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ जर्मनी जो है उसकी भी हम बात करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक पार्लियामेंट कहा कि हम एक पार्लियामेंट का गठन करेंगे, एक पार्लियामेंट बनाएंगे जो आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो बातें हैं उनको देखेगी और उस हिसाब से वो काम करेगी। तो इसके लिए वो लेकर आए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जो राजा ने उस वक्त कहा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने कि एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी जो आपकी बातों को देखेगी, ठीक है, उन्हें एनालाइज करेगी। तो इसके लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई जाती है मई 1848 के अंदर। इसका मकसद क्या था, मेन एम क्या था? फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है जहाँ पे ये हुआ कि एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके अलावा जर्मनी को यूनाइट करना है और यूनाइट कैसे करना है, पॉलिटिकली यूनाइट किया जाएगा। अब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी चलती रही। इसमें क्या कहा गया फाइनल रिजल्ट? इसमें कहा गया कि हम क्या काम करेंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आएंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे आएगी? एक तो हमारे पास क्राउन होगा, क्राउन यानी एक राजा होगा, और राजा उन्होंने किसको कहा? उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफर दिया कि आप हमारे राजा बन जाइए, यानी जो किंग होगा वो प्रुशिया का होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, वियना कांग्रेस जो हुई थी वहां पे क्या कहा गया था? मैन स्टेट डिक्लेयर किया गया था ऑस्ट्रिया को, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान थे ऑस्ट्रिया से। आपने देखा कि ऑस्ट्रिया ने कैसे कैसे लाज लेकर आए। तो अब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा गया? यहाँ पे कहा गया कि अब जो राजा बनेगा वो ऑस्ट्रिया का नहीं, वो प्रुशिया का होगा। ओके, उसके बाद कहा गया कि एक होसा स्टेट होगा, ठीक है, जिसे स्टेटस होस कहा जाता है जर्मनी में, और दूसरा होगा वॉक्स होस, होस ऑफ पीपल। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक पार्लियामेंट है, ठीक है ना, और एक क्राउन है। तो जहां पे भी पार्लियामेंट होती है वहां पावर क्या होती है? सब लोगों के पास होती है, और राजा जो होता है वो उसके पास क्या होती है? वो कंट्रोल में रहता है, उसके पास ज्यादा पावर नहीं होती है। तो ये किसके अंदर कहा गया था? ये कहा गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उन्होंने इंपीरियल क्राउन जो है यूनिफाइड जर्मनी का, ओके, किसका? यूनिफाइड जर्मनी का, वो ऑफर किसे किया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो प्रुशिया के राजा थे, 28 मार्च 1849 को। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बैठी थी? 1848 में। और राजा कब डिक्लेयर किया यूनिफाइड जर्मनी का? 28 मार्च 1849 को। लेकिन जो फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ थे उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये तो एक क्राउन ऑफ शैम है। उन्होंने ये कहा था कि इट्स अ क्राउन ऑफ शैम, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे एक पार्लियामेंट है, मेरे पास तो कोई पावर रहेगी नहीं, पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास रहेगी। ओके, और इन्होंने क्या काम करना है? इन्होंने लाज पास करने हैं और मेरे से सिग्नेचर करके लेके जाने, देखो हमने ये लाज पास किया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सोचकर उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी फेल हो जाती है। अब समय आगे बढ़ता है तो 1861 के अंदर जाकर जो ये राजा थे फ्रेडरिक विलियम द फोर, इनकी डेथ हो जाती है और इनको रिप्लेस करते हैं इनके ब्रदर विलियम द वन उन्हें कहा जाता है। विलियम वन इन्हें रिप्लेस करते हैं और वो ही वॉज रेडी टू मेक रिफॉर्म्स, वो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम रिफॉर्म्स लाएंगे। और वो क्या काम करते हैं? वो ऑटो वन बिस्मार्क, अब होगी इनकी एंट्री। ऑटो वन बिस्मार्क को अपना प्राइम मिनिस्टर, कहीं पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर तो कहीं पे लिखा है चांसलर, वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब जितना आगे काम होगा वो सारा काम ऑटो वन बिस्मार्क करेंगे। अब जैसे मैंने कहा 1861 में डेथ हो जाती है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की, उसकी जगह नया राजा कौन बनता? उनका भाई। इनके टाइम पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है? जब विलियम द वन राजा बन जाते हैं तो वो देखते हैं कि आर्मी के अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ये पुराने लॉज के ऊपर बेस्ड है। तो वो एक नया लॉ लेकर आते हैं, आर्मी रिफॉर्म बिल उसे कहते हैं। आर्मी रिफॉर्म बिल उसे लेकर आते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो मिलिट्री सर्विस है उसे कंपलसरी किया जाएगा हर एक आदमी के लिए, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी हर एक आदमी को कम से कम 3 साल के लिए ये देनी है। टीचर हो, प्रोफेसर हो, किसी भी किस्म का सिविल सर्वेंट हो, हर एक को क्या करना है? कम से कम 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करनी है। उसके अलावा बहुत सारी बातें इसमें कही गई। तो ये बिल लेकर आते हैं वो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ के सामने, लेकिन जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ थी उसमें लिबरल्स मेजोरिटी में थे। तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वो ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी वो उस पर बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे जर्मनी यूनिफाइड हो जाए थ्रू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। जबकि राज्य जो है वो आर्मी रिफॉर्म पे लेकर आया था, और आर्मी रिफॉर्म बिल जो उन्होंने लेकर आया था, और इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी कि हर एक इंसान को, आप खुद आइडिया लगा लीजिए, हर एक इंसान को मिनिमम 3 साल के लिए मिलिट्री के अंदर सर्विस देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो बिल था चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब राजा क्या काम करता है? जो चैम्बर था, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, नए इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन नए इलेक्शन हो जाते उसके बावजूद भी जो
चैम्बर ऑफ मेजोरिटीज था वहाँ पे लिबरल्स ही मेजोरिटी में आ जाते हैं। अब इस तरह से क्या होता है, एक डेडलॉक हो जाता है क्राउन और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के बीच। अब जो विलियम वन थे उनके पास 3 अल्टरनेटिव्स थे। एक तो ये कि जो उन्होंने आर्मी की रिफॉर्म का उन्होंने आइडिया लाया है वो भूल जाए, या पार्लियामेंट को फिर से डिसॉल्व कर दे, या फिर अपनी ही पोस्ट से वो रिजाइन कर दे। ये 3 ऑप्शन है उनके पास। तो विलियम वन डिसाइड क्या करते हैं, ये कहा जाता है कि उन्होंने रिजाइन किया था, लेटर भी लिख दिया और उसे साइन भी कर दिया, बट एट द वेरी मोमेंट उन्हें याद आता है एक आदमी, और वो आदमी जो उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। वो आदमी कौन था, वो था ऑटो वन बिस्मार्क। तो वो ऑटो वन बिस्मार्क को इमीडिएटली बुलाते हैं और उन्हें चांसलर ऑफ प्रुशिया सितंबर 23, 1862 में डिक्लेयर कर देते हैं, और वो सारी प्रॉब्लम ऑटो वन बिस्मार्क को कहते हैं, और ऑटो वन बिस्मार्क उन्हें दिलासा दिलाते कोई बात नहीं, हम इस प्रॉब्लम से बाहर ज़रूर निकलेंगे। अब अगर बात करें ऑटो वन बिस्मार्क की, तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो खुद कंजर्वेटिव थे। तो एक कंजर्वेटिव को अगर आप चांसलर बनाते हो तो वहाँ पे लिबरल्स और जो सोशलिस्ट थे उन लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। इन्होंने क्या काम किया, खुद तो ये थे कंजर्वेटिव, अब इन सोशलिस्ट को और इन लिबरल्स को इम्प्रेस करना था। देखिए 2 चीज़ें इनके सामने थी, एक तो इंटरनली जो लोग थे पुरुषिया के अंदर उनको खुश करना था, सोशलिस्ट को खुश करना था, लिबरल्स को खुश करना था, उसके अलावा जर्मनी को भी यूनिफाई करना था। बिस्मार्क ने जर्मनी को भी यूनिफाई करना था, यानी बाहर की जो चैलेंजेस थी, बाहर जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको भी कॉन्कर करके अपने अंदर इंक्लूड कर देना था। ऑस्ट्रिया भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फ्रांस अलग से प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। उसके अलावा जो अंदर पुरुषिया के अंदर प्रॉब्लम थी उनको भी फेस करना था। तो इसके लिए बिस्मार्क ने क्या काम किया, देखिए बिस्मार्क जो थे वो रियल पॉलिटिक पे बिलीव करते थे। रियल पॉलिटिक जो है ये फ्रेंच वर्ड है, सॉरी जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पावर, यानी ऐसी पॉलिटिक्स जो पावर के बेस के ऊपर होगी, कोई आइडियल्स नहीं होंगे, कोई प्रिंसिपल नहीं होंगे, सब कुछ जो है वो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से होगा। और जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उनकी पॉलिसी ही आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी। और उन्होंने खुद ये कहा था, मैं एक स्टेटमेंट उनकी बताता हूं, उन्होंने कहा था जर्मनी डज नॉट लुक टू प्रुशियाज लिबरलिज्म बट टू हर पावर, नॉट बाय स्पीचेस एंड मेजोरिटीज विल द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द डे बी डिसाइडेड बाय आयरन एंड ब्लड। ये ऑटो वन बिस्मार्क ने कहा था। अब उनके सामने चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक थे सोशलिस्ट और दूसरे थे लिबरल्स। अब सोशलिस्ट को रास्ते से हटाने के लिए, रास्ते से हटाना क्या था, उनको इंप्रेस करना था, हटा किसे सकते थे, मेजॉरिटी में यही लिबरल्स और सोशलिस्ट थे। तो सोशलिस्ट को इंप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, देखिए जब वो सोशलिस्ट बने थे, सॉरी सोशलिस्ट नहीं बने थे, जब वो चांसलर बने थे तो उन्होंने जर्मनी के अंदर सोशलिस्ट की जो पार्टी होती थी सबसे पहले उसे बैन कर दिया। इसकी वजह से जो सोशलिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए उनसे। आते ही इन्होंने वहाँ की जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी उसको बैन कर दिया। बैन करने के बाद अब इन्हें इंप्रेस करने के लिए उसने क्या काम किया, सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किए। जैसे उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लाया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लाया, ओल्ड एज पेंशन का वो कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो ऐसी जैसी चीज़ें लेकर आए जिनसे सोशलिस्ट खुश होंगे। सोशलिस्ट क्या चाहते हैं, समाजवाद जो होता है, मतलब सोसाइटी का भला हो, सोशल वेलफेयर हो। तो सोशल वेलफेयर का काम इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सोशलिस्ट से इंप्रेस हो गए, ठीक है ना। उन्होंने कहा चलो ठीक है, खुद को सोशलिस्ट नहीं कहते लेकिन काम तो सोशलिस्ट वालों के ही कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लिबरल्स को इंप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, आप पहले समझते लिबरल्स कौन होते हैं। देखिए जो लिबरल्स होते हैं ये कंजर्वेटिव के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। और कंजर्वेटिव वहाँ पे क्या था, उस वक्त यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव था चर्च, ठीक है, चर्च को मानने वाले। तो उसके लिए ये टर्म आप देखिए कुल्तुरकंप, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कल्चरल स्ट्रगल। तो कुल्तुरकंप कहा जाता है जो अप्रॉक्सीमेटली 1871 टू 1887 के बीच में जर्मन की हिस्ट्री में ऑटो वन बिस्मार्क और चर्च के बीच में एक कल्चरल, चर्च कौन सा, रोमन कैथोलिक चर्च स्पेशली, उसके बीच में एक कल्चरल स्ट्रगल चली थी। तो ये जो ऑटो वन बिस्मार्क थे एंटी चर्च, एंटी कैथोलिक पॉलिसीज लेकर आ रहे थे, चर्च के अगेंस्ट पॉलिसीज लेकर आ रहे थे, किस लिए, लिबरल्स को खुश करने के लिए।
और इस तरह से उन्होंने एंटी चर्च एंटी कैथोलिक पॉलिसीज़ लेकर आए जिसको कुल्तुरकांफ कहा जाता है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से लिबरल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। तो अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो सोशलिस्ट थे, एक तो लिबरल्स थे, उन दोनों को इसने इम्प्रेस कर दिया। अब जो प्रॉब्लम थी, अब प्रॉब्लम थी बाहर की। बाहर की क्या प्रॉब्लम थी, देखिए, जो उस वक्त का मैंने आपको बताया, अगर जर्मनी को यूनाइट करना है तो जर्मनी यूनाइट कैसे होगा, जर्मनी यूनाइट कैसे होगा। देखिए, यह है जर्मनी, ये रहा पुर्शिया। पुर्शिया को अपने अंदर इन सब स्टेट्स को लाना था। यहाँ पे देखिए, ये श्वेल्स्विक है, ये हॉलस्टेन है, इनको अपने अंदर लेकर आना था, क्योंकि ये सारे क्या थे, डिवाइडेड थे। लेकिन आराम आराम से बहुत सारी जो जर्मन की स्टेट्स थी उन्होंने मानना स्टार्ट कर दिया था पुर्शिया को अपना हेड, ओके, और वो उनकी बात मानते थे। ऑस्ट्रिया जो था अभी भी इनसे अलग था, ऑस्ट्रिया तो इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। प्रॉब्लम क्या थी, देखिए, ये एक वॉर थी आइडियोलॉजी की भी। ऊपर जो पुर्शिया थे वो तो मैक्सिमम लिबरल्स थे, लेकिन नीचे जो ऑस्ट्रिया के लोग थे ये कंजर्वेटिव थे। एक और बात थी, ऊपर जो थे रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नॉर्थ में थे प्रोटेस्टेंट और नीचे कैथोलिक्स हुआ करते थे। और कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट की फाइट तो हमेशा से हमने देखी है, जिस तरह से ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के अंदर भी यही रहा, ओके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब जर्मनी को यूनिफाइड करना था, तो इसके लिए 3 बहुत बड़ी वॉर्स होती हैं। वो वॉर्स कौन कौन सी होती है, एक होती है डेनमार्क के साथ 1864 के अंदर, उसके बाद होती है ऑस्ट्रिया के साथ 1866 के अंदर, और उसके बाद होती है फ्रांस के साथ 1870 के अंदर। अब देख लीजिएगा रियल पॉलिटिक चीज़ क्या है, कैसे वो पॉलिटिक्स खेला करते थे ऑटो वन बिस्मार्क। इनका प्लान देखिए, ये काम क्या करते थे, देखिए इनका प्लान क्या था। ये काम करते थे इस तरह से कुछ, इन्होंने कहा कि सबसे पहले जर्मन स्पीकिंग जितने भी हैं, जितने भी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, उन सबको हम एक करेंगे। ये पुर्शिया है, आसपास जितनी भी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ होंगी, जितनी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स होंगी, उन सबको इकट्ठा करेंगे, अपने अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद एक तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रिया जो है, मैं ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दूंगा। अब ऑस्ट्रिया के जो लोग थे वो इसकी बात तो नहीं मानते, क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो लोग थे वो क्या थे, वो मैक्सिमम कैथोलिक्स थे, और ऊपर क्या थे, ऊपर प्रोटेस्टेंट थे। तो वो इनके साथ कैसे जुड़ते, इसके लिए उसने प्लान बनाया कि मैं जब ऑस्ट्रिया को मैं अपने साथ जोड़ूंगा, ऑस्ट्रिया तो मानेगा नहीं, उसको मनाने के लिए किसी तीसरी ताकत का डर दिखाना होगा। तो उसके लिए वो फ्रांस से पंगा लेगा, और फ्रांस क्या करेगा, इन सबको, क्योंकि वो इन सबको एक ही समझता था, इन सब के ऊपर अटैक कर देगा। तो उस वक्त ऑस्ट्रिया को हमारे साथ आना पड़ेगा, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पैदा होगा कि चलो यार छोड़ो सबको, पहले हम एक हो जाते हैं, इसको हरा देते। तो इस तरह से मैं इन सबको एक कर दूंगा। ये प्लान था ऑटो वन बिस्मार्क। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए पहला इसका स्टेप क्या था, जितनी भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी उनको एक करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रिया को देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ऑस्ट्रिया को अपने साथ इंक्लूड करना ही था। लेकिन ऑस्ट्रिया के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रिया इनके साथ इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट था। तो ऑस्ट्रिया को अपने साथ इंक्लूड करने के लिए किसी तीसरी ताकत का डर दिखाना था, वो था फ्रांस, कि फ्रांस हम पे अटैक कर देगा, भाई हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ये था ऑटो वन बिस्मार्क का प्लान। अब इसे उसने एग्जीक्यूट कैसे किया, सॉरी एक सेकेंड। तो इसके लिए मैंने कहा 3 वॉर्स हुई। पहली होती है डेनमार्क के साथ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये आपको डेनमार्क दिखेगा, ठीक है ना, ये डेनमार्क है, ये है पुर्शिया नीचे। अब यहाँ पे पहले में से एक मैं बड़े मैप पे दिखाता था, तो एक सेकंड, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा ना पुर्शिया, ये है पुर्शिया। यहाँ पे ऊपर आपको ये दिखेगा, ये है डेनमार्क, ठीक है ना, ये रहा डेनमार्क, और नीचे है यहाँ पे हॉलस्टेन और श्वेल्स्विक। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको, यहाँ पे, ठीक है, ये रहा ऊपर डेनमार्क, नीचे है ये श्वेल्स्विक और हॉलस्टेन। ये दोनों क्या थे, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल था डेनमार्क का, डेनमार्क का कंट्रोल था इन दोनों के ऊपर। लेकिन ये दोनों क्या थे, ये जर्मन स्पीकिंग थे। अब ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या काम किया, उसने किसी तरह से ऑस्ट्रिया को कन्विंस किया कि भैया देखिए, हमें सभी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज़ को, स्टेट्स को एक साथ लेकर आना है। उसके लिए जो श्वेल्स्विक है और हॉलस्टेन है, इनको अपने साथ मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जर्मन स्पीकिंग है, इनके ऊपर कंट्रोल है डेनमार्क का। तो ऑस्ट्रिया को कन्विंस करके उसने एक साथ ऑस्ट्रिया प्लस पुर्शिया, ये दोनों जुड़ जाते हैं और ये जंग छेड़ देते हैं डेनमार्क के खिलाफ, ओके। तो डेनमार्क के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, तो डेनमार्क उसमें हार जाता है। तो इस तरह से श्वेल्स्विक और हॉलस्टेन, इन दोनों को ये जीत लेते हैं और ये अपने अंदर लेकर आते हैं।
अब उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, श्वेल्स्विक और होल्स्टाइन कॉम्प्रोमाइज़ 1865 उसे कहते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि जो श्वेल्स्विक है, ऊपर वाला हिस्सा जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसे कंट्रोल करेगा प्रुशिया, गवर्न करेगा प्रुशिया, और नीचे वाला जो हिस्सा है होल्स्टाइन, इसे कौन गवर्न करेगा, इसे करेगा ऑस्ट्रिया। ओके, एक तो ये हो गया। अब उसने क्या किया, तो इस तरह से आराम आराम से जितनी भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थी उनको अपने अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में भिड़ जाता है। इसे 7 वीक्स बैटल भी कहते हैं। ओके, या फिर इसे बैटल ऑफ कॉनिग्रेड्स भी इसे कहते हैं। अब ये जो बैटल हुई ये होती है ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच में, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रियन प्रुशियन वार 1866 भी इसे कहते हैं। तो 1866 में ये बैटल होती है। इस बैटल में वो ऑस्ट्रिया को हरा देता, क्योंकि अब जो प्रुशिया था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। ओके, वो स्ट्रांग कैसे हो चुका था, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है होल्स्टाइन का हिस्सा, ये होल्स्टाइन के नीचे आपको दिख रहा होगा हैम्सबर्ग उसे कहते थे, ये हिस्सा उसने पहले अपने अंदर इंक्लूड किया था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ से आराम आराम से प्रुशिया के अंदर आना स्टार्ट हो गया। तो प्रुशिया ने अपने वेपन्स, अपनी टेक्नोलॉजी उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस किया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। और यहाँ पे लिबरल्स थे, और लिबरल जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नीचे जो है ऑस्ट्रिया की बात करें, वहाँ पे कंजर्वेटिव थे, तो वो इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो इसकी वजह से प्रुशिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और वो इस बार ऑस्ट्रिया को हराने में सक्सेसफुल हो गया। तो ऑस्ट्रिया को 1866 की जो वार हुई, ऑस्ट्रिया प्रुशियन वार, उसमें वो उसको हरा देता है। अब हराने के बाद ये जो एरिया उसने जीता था, यहाँ पे होल्स्टाइन, ये कहा गया था कि श्वेल्स्विक जो है इसको प्रुशिया कंट्रोल करेगा, और होल्स्टाइन को जो है इसे ऑस्ट्रिया कंट्रोल करेगा। तो ये ऑस्ट्रिया की ज़मीन उसे देने से इनकार कर दिया, और ये श्वेल्स्विक भी अपने अंडर ले लिया, होल्स्टाइन भी अपने अंडर ले लिया, और ऑस्ट्रिया को भी उसने हरा दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी स्टेट्स को उसने यूनाइट कर लिया। ऊपर की जितनी स्टेट्स थी, नीचे जो ऑस्ट्रिया था उसको भी उसने हरा दिया। अब उसने क्या काम करना था, अब ऑस्ट्रिया आसानी से मानने वाला तो नहीं था। ऑस्ट्रिया ने पूरी तरह से उनकी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर आने के लिए वो तैयार नहीं था। तो उसने क्या प्लान बनाया, उसने बनाया कि मैं एक एक्सटर्नल एग्रेसर का डर इन्हें दिखाऊंगा, कि अगर बाहर के किसी कंट्री का डर दिखाएंगे तो ये हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो उसने क्या किया, उसने फ्रांस को चुना। ठीक है, फ्रांस को इसने कैसे चुना, उसने कहा कि फ्रांस अगर हमारे ऊपर अटैक कर देगा तो इन्हें हमारे साथ जुड़ने में कोई चारा नहीं होगा, ये हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए वो क्या काम करते हैं, देखिए जुलाई 1817 के अंदर जो प्रुशिया के प्रिंस थे, यहाँ स्पेन के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, तो जो प्रुशिया के प्रिंस थे, ठीक है, लेपोल्ड ऑफ होहेनज़ोलर, उनको बना दिया जाता है स्पेन का राजा। अब जब उन्हें स्पेन का राजा बना दिया जाता है तो फ्रांस के जो एम्बेसडर हुआ करते थे प्रुशिया के अंदर, या ध्यान से सुनिए, फ्रांस के एम्बेसडर होते थे प्रुशिया के अंदर, उनका नाम था कोंट बेनिडेटी। वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं, शोर कर देते हैं कि ये जो स्पेनिश प्लान है, किसका, प्रुशिया का, कि प्रुशिया के अंदर जो है, सॉरी स्पेन के अंदर एक प्रुशियन प्रिंस रूल करेगा, प्रुशियन का जो प्रिंस है उसे हम वहाँ का राजा बना देंगे। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन बिस्मार्क ने क्या काम किया, उन्होंने कोंट बेनिडेटी ने एक टेलीग्राम लिखा था, किसके लिए, फ्रांस के लिए, फ्रांस उन्होंने वो भेजना था। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्रुशिया के राजा हैं उन्होंने फ्रांस के जो दूत हैं, फ्रांस के जो डिप्लोमेट हैं यहाँ प्रुशिया के अंदर, उनकी इंसल्ट की है। उन्होंने उस टेलीग्राम को एडिट किया और वहाँ के न्यूज़पेपर में जगह जगह पर ये छाप दिया फ्रांस के अंदर, कि जो फ्रांस का भाई आपका जो डिप्लोमेट था, फ्रांस का डिप्लोमेट प्रुशिया के अंदर, वहाँ के राजा ने उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, काफ़ी ज़्यादा उसकी इंसल्ट की है। अब देखिए, डिप्लोमेट की बेइज्जती करना ये पूरे कंट्री की बेइज्जती हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इसकी वजह से फ्रांस के लोगों के अंदर पैदा हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फ्रांस इनके ऊपर अटैक कर देता है 1870 के अंदर। फ्रांस जब अटैक कर देता है तो अभी जो प्रुशिया था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, और फ्रांस की वो नेपोलियन वाली पावर तो नहीं थी, नेपोलियन बोनापार्टे वाली, वो तो ख़त्म हो चुकी थी। तो प्रुशिया बहुत आसानी से फ्रांस को भी इस बैटल में हरा देता है 1870 के अंदर। ओके, तो इस तरह से बिस्मार्क जो है इन्हें बहुत बुरी तरह से पनिश कर देता है, इनसे एक एरिया भी छीन लेता है जिसे कहते हैं अल्सैक लॉरेंस। अल्सैक लॉरेंस नाम का एक एरिया था जो फ्रांस से छीन लेता है, और 5 बिलियन फ्रैंक की रकम भी इनसे ले लेता है। तो इस तरह से अभी देख लीजिए क्या काम किया ऑटो वन बिस्मार्क ने, उसने जितनी भी ये डिवाइडेड स्टेट्स थी इन सबको यूनाइट किया,
फ्रांस का डर दिखा के ऑस्ट्रिया को भी अपने साथ इंक्लूड कर दिया। जब फ्रांस ने अटैक किया तो उसने कहा हमारे साथ जुड़ जाओ आप, ठीक है, हमारे जो एम्परर है उसे अपना एम्परर मान लो। ओके, उसके बाद फ्रांस को भी हरा दिया। फ्रांस का यहाँ पे एक एरिया था, ठीक है, ऑल्सक लॉरेंस, उसको भी उसके अंदर अपने अंदर ले लिया। तो इस तरह से उसने पूरे इस जर्मनी को यूनाइट कर लिया, और यूनाइट करने के बाद ये देख लीजिए, ये बन गया यूनाइटेड जर्मनी। देख लीजिए कितना बड़ा है ये। ओके, तो ये बन गया यूनाइट करने के बाद पूरा जर्मनी। तो इस तरह से ओटो वॉन बिस्मार्क का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जर्मनी को यूनाइट करने में। तो दोस्तों ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब ये लेक्चर जो है ये ऐसा लेक्चर नहीं जिसको एक ही लेक्चर के अंदर कंक्लूड किया जाएगा। देखिए 1 घंटे से ऊपर लेक्चर हो गया है, ठीक है। इसके अंदर आप जितने भी, जैसे ये शोल्शिक वार है, वार विद डेनमार्क है, इनके ऊपर अलग अलग से लेक्चर चाहिए। वियना कांग्रेस के लिए अलग से, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए अलग से लेक्चर चाहिए। इन चीज़ों को समझाने के लिए अलग से लेक्चर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं देखूंगा जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे उनके ऊपर मैं टाइम टू टाइम अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।